कई बार आपको लगेगा कि अरे पढ़ाई बहुत मुश्किल है, अब मेरे से नहीं होगा, तो आप जो है वहाँ पे रुकना नहीं है। आप अपने आप को और ज़्यादा मजबूती से खुद को पढ़ाई में लगा देना, क्योंकि आपके पास ना मात्र एक ही ऑप्शन है कि पढ़ाई के दम पे आप कुछ कर गुजर जाओ, ताकि लोग जो है समय आने पर कहेगा कि ये लड़का ना बदल गया, ये लड़की ना बदल गई, पूरा का पूरा बदल गई। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इसके बारे में आप मत सोचो। लोगों का काम है सोचना, और समय आने पर वो अपनी परिभाषा भी बदल देते हैं। जो लोग आपके बारे में अभी बुरा बोलते हैं, आप जब सक्सेस हो जाएंगे तो वही लोग आपके बारे में अच्छा बोलेंगे। परिभाषा बदल जाती है समय आने पर, तो आप उसके बारे में मत सोचिए। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं एस.के. झा सर का जो बिहार पुलिस 4100+ वाला बुक है, उससे हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स, और पूरी की पूरी मैराथन देखेंगे। और जो भी देखते हो ना, बिल्कुल कंप्लीट देखकर जाना, क्योंकि कंप्लीट देखने के बाद ही आपको फ़ायदा होगा। ऐसे आप थोड़ा थोड़ा करके देख लेंगे तो फिर वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा फ़ायदामंद नहीं रहेगा। इसीलिए आप देखो तो पूरा देखो। फिजिक्स के मैराथन में मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ था, जिसका कि रिप्लाई मुझे अब तक, जब तक मैं शूट कर रहा हूँ, मेरे पास काफ़ी कमेंट आ चुके हैं, लेकिन उनमें से मैं मात्र 5 को सेलेक्ट किया हूँ, जिनमें से कि पहला है चंदन कुमार, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और दूसरा है MD तौसीफ़, और तीसरा आप देख पा रहे होंगे, इनका नाम नहीं है, कुछ और पता नहीं, तो मैंने इनका पिक लगा दिया, आप देख पा रहे होंगे। चौथा है प्रशांत, और पाँचवा है सोनी कुमारी। तो इन सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। और इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि कमेंट नहीं कर पाए, उन सभी को उनके जीवन में ढेर सारी सफलता पाने के लिए बधाइयाँ। तो चलिए आज की इकोनॉमिक्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स का जो मैराथन है ना, ये बहुत ही छोटा मैराथन है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। एग्ज़ाम के अंदर 2-4 क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन बहुत अच्छा रोल प्ले करके जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मैराथन को, और पूरा का पूरा मैराथन देख कर जाना। मैं बीच में क्वेश्चन पूछूंगा और क्वेश्चन का रिप्लाई करके जाना, तो अगली मैराथन में आपका भी नाम आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। तो किससे संबंध होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र का? तो इसका संबंध होता है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट के व्यवहार से। ठीक है, तो पहले का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। भाई आप इस पूरे मैराथन को कंप्लीट देखो, क्योंकि आप यहाँ गलत काम नहीं कर रहे हो। आप कोई नशा थोड़ी ना कर रहा हो जिससे कि शरीर खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। आप अच्छा काम कर रहे हो, अपनी कैरियर सेटल करने के लिए अपना कदम बढ़ा रहे हो। इस कदम को रुकने मत दो, पूरा मैराथन देख के जाओ, एक पॉजिटिव थिंकिंग लेकर जाओ कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर, इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी चैप्टर होते हैं उसका आपने रिवीजन कर लिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, तो ऐसे बाजार की स्थिति क्या होती है? तो ऐसे बाजार की जो स्थिति होती है, इसको एकाधिकार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश जो है ये चीन है। BPL श्रेणी में, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन की बात कर रहा है। BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिक के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की कौन सी योजना है? तो ये जो योजना है इसको कहते हैं राष्ट्रीय वयोश्री योजना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी, तो कौन सी रचना थी? तो ये जो रचना थी ना, ये थी कृषि विकास उन्मुख वृद्धि वाली। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है, तो कैसे मापा जाता है मुद्रास्फीति को? तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहकारी कृषि हो जाएगा। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो ये जो है अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, ये इसका उद्देश्य नहीं है। निम्नांकित में कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? तो ये जो है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर सी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि की अगर बात करें तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2012 से लेकर 2017। उसके बाद जो है पंचवर्षीय योजना बंद हो जाती हैं। आर्थिक नियोजन एक विषय है, तो आर्थिक नियोजन किस में मेंशन होते हैं? तो ये समवर्ती सूची में होते हैं।
ठीक है। एक होता है समवर्ती सूची, दूसरा संघ सूची और तीसरा राज्य सूची। समवर्ती सूची जो होते हैं ये राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार दोनों के पास दोनों का अधिकार होता है। राज्य सूची पर राज्य सरकार का अधिकार होता है और संघ सूची पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? तो यहाँ पे वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि करना ये आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। एनएनपी क्या होता है? तो एनएनपी का यहाँ पे फार्मूला पूछ रहे हैं। तो एनएनपी का जो फार्मूला होता है वो होता है जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, यानी एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। बहुत जगह पूछे हुए हैं एग्जाम के अंदर, सीधा सीधा फार्मूला पूछ लिया जाता है। एनएनपी का फार्मूला, जीडीपी का डेफिनेशन, ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने कि कितने रुपए बताए थे? 20 रुपये बताए थे। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी जो है ये हमारा क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। आपको क्या करना है? जीएसटी का फुल फॉर्म बताना है। क्या बताना है? जीएसटी का फुल फॉर्म बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बारे में जितने सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं उनका नेम मैं अगले मैराथन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं वेट करूंगा। तो जीएसटी के बारे में आपको बताना है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बताना है, ओके। चलिए तो इतना भी लिमिट भी दे देता हूँ, कम से कम आपको जो है इसके बारे में 4 पॉइंट बताना है। जीएसटी के बारे में 4 पॉइंट। पहला तो फुल फॉर्म हो गया, उसके बाद आप आर्टिकल बता सकते हैं, जीएसटी कौन से आर्टिकल के अंदर आता है ये भी बता सकते हैं, संशोधन बता सकते हैं। तो 4 पॉइंट आपको ढूंढना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था, यानी मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था पहला ये था कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं व्यापार का संतुलन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? औसत लागत कहलाती है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है ये है भारतीय स्टेट बैंक, जिसको एसबीआई कहते हो, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर है। आगे, यदि लोगों को संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो वे अर्थव्यवस्था के लिए एक स्वाभाविक रूप से डैश के रूप में प्रकट होते हैं। तो किसके रूप में प्रकट होते हैं? तो ये जो हैं दायित्व के रूप में प्रकट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी के अधीन आने वाली 4 करें कौन सी है? तो जो 4 प्रकार की जो टैक्स है ना वो है आपका 5%, 12%, 18%, 28%। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर शुल्क जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन है जो कि जीएसटी के अंडर नहीं आता है? तो यहाँ पे जो स्टाम्प शुल्क है ये जीएसटी के अंडर नहीं आता है। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था? तो ये जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार किसने की? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो मॉडल तैयार किया हुआ था ये किया हुआ था पीसी महालनोबिस के द्वारा। आप याद भी रख सकते हैं कैसे? तो लॉजिक से। क्या लॉजिक है? तो HPSGD, इस लॉजिक से आप याद रख सकते हैं। तो पहला हो गया हेराल्ड डॉमर, दूसरा हो गया पीसी महालनोबिस, तीसरा हो गया आपका एस फॉर क्या होता है? तो एस फॉर आपको कमेंट करना है क्योंकि मैं भूल चुका हूँ। और उसके बाद हो गया, तो मेरा भी तो हेल्प आप ही को करना है ना। तो क्या लिखा था? HPSGD। तो एस फॉर आपको कमेंट करके बताना है कि ये कौन सा समिति है जिसने कि हेल्प किया होता है, यानी मॉडल दिया था। और चौथा है आपका गॉडगिल समिति और पाँचवा है आपका डीपी धर समिति, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं अंतिम सीमा मूल्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर से यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह की संकल्पना एवं डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी? आपने देखा होगा कि पहले जो
भारतीय रुपए के नोट होते थे उसके ऊपर रुपए लिखा होता था, रुपए ऐसे करके रुपए लिखा हुआ होता था, लेकिन इसी का जो है सिंबल तैयार हो गया। कैसा? तो ऐसा वाला सिंबल। तो ये इसका मतलब क्या हो गया? रुपए को दिखा रहा है। तो ये डिज़ाइन किसने दिया था? तो ये डिज़ाइन दिया था डी उदय कुमार ने। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर की अगर बात करें तो ये थे सी.डी. देशमुख। ठीक है, आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एसएलआर का पूरा नाम क्या होता है? ये रेलवे में पूछा गया था आपका। तो एसएलआर का जो पूरा नाम होता है इसको कहते हैं स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था? तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था कौन सा समिति? तो ये था नरसिम्हन समिति। तो ऑप्शन नंबर से यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व वाले उत्पादन के कारक हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पूंजीवादी। ठीक है, भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो ये होता है संबंधित बैंक से निर्धारित की जाती है। कार्गो सेवा क्षेत्र की डैश गतिविधियों का एक हिस्सा है। तो ये किसका हिस्सा है भाई? तो ये तृतीय क्षेत्र का एक हिस्सा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? तो ये जो सिद्धांत दिया था ना, ये दिया था माल्थस ने। तो ऑप्शन नंबर से यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? तो भारत का जो व्यापार होता है वो समुद्री और हवाई मार्ग से होता है। तो ज़्यादातर तो समुद्री मार्गों से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? ये भी एग्जाम में मद्य निषेध दरोगा में एग्जाम में आया हुआ था। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है ये 1975 में हुई थी। इंद्रधनुष 2.0 ये किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का पुनर्पूंजीकरण से संबंधित है। ठीक है, अगला देखते हैं। एक साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है भाई? तो ये शामिल नहीं है, मूल्यह्रास शामिल नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये जो खनन है ना, ये खनन आती है आर्थिक गतिविधि के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, जनता पार्टी द्वारा किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया था? तो आपको शायद पता होगा कि वो कौन सा था। 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से कितना चलना था? 79 तक चलना था, लेकिन ये 88 तक ही चला था। ठीक है, उसके बाद 88 से 80 के बीच क्या हो गया था? योजना अवकाश हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर क्या मिलता है, यानी उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं मांग लोचकी कीमत बोलते हैं उसको। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत में कारपोरेट घरानों द्वारा उपयोग किया जाने वाला वाणिज्यिक पत्र किस वर्ष शुरू होता है? तो ये जो शुरू होता है 1990 में जाके शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद है डैश व्यापार के लिए बाधाओं को कम करने और व्यापार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भागीदारी बढ़ाने की प्रक्रिया है। तो क्या है? तो व्यापार एकीकरण कहलाता है ये। आर्थिक विकास एक अच्छा संकेतक डैश में निरंतर वृद्धि है। तो आर्थिक विकास में एक अच्छा संकेत क्या चीज़ दिखाता है, यानी क्या चीज़ में वृद्धि दिखाता है? तो वो आपका जो जीडीपी होता है, जीडीपी अगर बढ़ रहा है, जीडीपी का वृद्धि हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका आर्थिक विकास भी हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में डैश से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। तो यहाँ पे आंसर की अगर बात करूँ तो ये था हस्तशिल्प से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। ठीक है, भारत में राज्य सरकार द्वारा डैश कर लगाए जाते हैं। तो कौन सा कर जो है भारत में राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो ये है आपका शराब उत्पादन पर शुल्क। ठीक है, इसके बाद है भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये जो है 1992 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी प्रदान किसके द्वारा किया जाता है?
तो ये जो है आपका एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके द्वारा जो पंचवर्षीय योजना होता है उसको अंतिम रूप से मोहर लगाया जाता है। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1935 यानी अप्रैल 1935 में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुई थी? ये आपसे यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन पूछा। बस ये 2 क्वेश्चन का आपको राइट आंसर करना है। ठीक है। एक तो जीएसटी के बारे में मैंने क्या पूछा था, फुल फॉर्म पूछा था, और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुई। 2 क्वेश्चन, इस 2 क्वेश्चन का आंसर आपको रिप्लाई में करना है, और इन्हीं 2 क्वेश्चन को जो है जो भी सही आंसर करेंगे उन सभी का मैं नाम जो है अगले मैराथन में ऐड कर दूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं। पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी? तो किस योजना के तहत दी गई थी? तो यहाँ पे जो है ये 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। भारतीय रुपए का द्वितीय प्रतीक मिश्रण क्या है? तो यानी भारतीय रुपए का मिश्रण की अगर मैं बात कहूँ तो उसमें किसका मिश्रण है ये हमसे पूछ रहा है। तो देवनागरी का र है और उसके बाद रोमन अक्षर का आर है। ठीक है। तो कैसे? तो देखो सिंबल क्या होता है ऐसे, तो ये रा हो गया, और यहाँ पे जो बीच में देख रहे हो ना ऐसे, तो ये यहाँ पे ऐसे, तो ये हो गया पूरा का पूरा देवनागरी का आर और रोमन का आर, दोनों मिला के क्या बना हुआ है? भारतीय रुपए का चिन्ह बना हुआ है, जो कि डी उदय कुमार ने तैयार किया था। डैश भारत में सिक्के जारी करता है? तो भारत में सिक्के जारी करने का जो काम करता है ना वो है आपका कौन? तो वित्त मंत्रालय। आर्थिक विकास आमतौर पर डैश से जुड़ा होता है? तो आर्थिक विकास जो है आमतौर पर मुद्रास्फीति से जुड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जो कि एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कई बैंक खातों को शक्ति प्रदान करती है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म बताना है। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया, रेलवे में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत बार पूछा हुआ था। तो अगर मैं यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई हो गया, उसके बाद भीम हो गया, ठीक है, भीम हो गया, इन सभी का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है आपका अवसाद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है? तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसको जो है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर जो डंपिंग होता है वो वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना है। तो इसको कहते हैं डंपिंग। इसके बाद है, मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से रोकने के लिए मुद्रा आपूर्ति में कमी को लाया जाता है, उपयोग किया जाता है। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो ये स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक कौन है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है वो है इलाहाबाद बैंक है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद है, वस्तुओं के निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संयुक्त मांग प्रदर्शित करता है? तो ये जो है आपका कॉफ़ी और चाय, इसका संयुक्त मांग प्रदर्शित होता है। उपभोग की औसत प्रवृत्ति को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो किस रूप में किया जा सकता है? तो कुल उपभोग आय के द्वारा किया जा सकता है। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो आय और उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग होता है? तो ये जो भाग होता है किसका होता है भाई? तो ये होता है निजी लेखा निर्माण का भाग होता है। ओके, तो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो ये होता है आपका मनोरंजन कर। ठीक है, जिसमें कि आपने देखा होगा कौन सा मेला, आप कभी मेला घूमने गए होंगे तो मेले का जो टैक्स लिया जाता है तो वो मनोरंजन कर हो गया। या फिर आपके घर में, गांव में, पड़ोस में जो मेला होता है तो उस मेले के लिए आप देखे होंगे कि आपके घर में चंदा लेने के लिए आता है। तो वो जो चंदा है किस रूप में दिया जाता है? टैक्स के रूप में दिया जाता है, जो कि मनोरंजन कर होता है, मनोरंजन टैक्स होता है, इंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है, जब कभी आप देखने जाते हैं, सिनेमा वगैरह जाते हैं देखने के लिए, तो वो भी उसी में शामिल होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? तो ये धारणा का जो समर्थन किया था ये स्मिथ ने किया था। तो ऑप्शन नंबर से यहाँ पे राइट हो जाएगा। मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत होती है, मांग पैदा करने के लिए जो है आय की ज़रूरत होती है, यानी इनकम की ज़रूरत होती है। विद्युत वाहनों पर जीएसटी की संशोधित दर कितने प्रतिशत की है? तो विद्युत वाहन के ऊपर जो है 5% जीएसटी लगता है। इसके बाद है एकाधिकार शब्द किससे संबंधित है? तो एकाधिकार शब्द जो है ये पूंजीवाद से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो भी अब तक बुक नहीं खरीद पाए हैं या फिर उनके साथ समस्याएं हैं पैसे की, या फिर उनके यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं मार्केट, तो उनके लिए मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा चुका हूँ। और अगर आपको अभी तक पीडीएफ नहीं मिला है तो आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए और वहाँ पे एक वीडियो का लिंक लगा रखा है जिस पे लिखा है क्लिक हियर फॉर पीडीएफ। तो उस वीडियो के लिंक पे आपको क्लिक करना है जिसमें कि मैं पूरी तरह से कंप्लीट रूप से आपको बताया हूँ कि कैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, कैसे डाउनलोड करना है। किसी तरह का कोई परेशानी नहीं आने वाला है, आप जो है उसे डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बड़ी फार्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं? तो उसको जो है कहते हैं अल्पाधिकार कहते हैं। सरकार के व्यय, कर, आधान और उधार लेने संबंधित नीति क्या कहलाती है? तो ये जो नीति है राजकोषीय नीति कहलाती है। किसने कहा है कि अल्पावधि में उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होती है? तो ये जो कहा था ये कीन्स ने कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय रेल के राजस्व में निम्नलिखित में से किसका ये प्रमुख योगदान रहता है? तो किसका प्रमुख योगदान रहता है भाई? तो ये है आपका माल यातायात। आपको भी पता है कि रेलवे के अंदर जो सबसे ज़्यादा इनकम होता है ना, जो सामान होता है ना यहाँ से वहाँ एक जगह से दूसरी जगह, यानी मालगाड़ी, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता है रेलवे को। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है? तो ये कौन करता है? तो ये है आपका राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक। अगला क्वेश्चन है, अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं? तो इसको और क्या कहते हैं? तो कहते हैं सस्ती मुद्रा नीति। तो ऑप्शन ए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है ये है आपका व्यक्तिगत यूनिट से है। उसके बाद है, ब्याज दर निर्धारित की जाती हैं। तो ब्याज की जो दर है ये तरलता अधिमान द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ऑप्शन से यहाँ पे राइट हो जाएगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ है कि सरकार ने डैश से धन अर्जित किया है। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। भारत में शेयर बाजार के लिए प्रमुख नियामक प्राधिकरण कौन है? तो यहाँ पे आंसर की अगर बात करूँ तो ये है आपका सेबी, यानी जो कि शेयर बाजार को कंट्रोल करता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो ऑप्शन सी। उसके बाद है, प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? तो ये फार्मूला पूछा है। प्रति व्यक्ति आय हो गया, जीडीपी हो गया, एनएनपी हो गया, इन सभी का फार्मूला से बहुत सारे सवाल आते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय आय अपॉन कुल जनसंख्या। तो इसको कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, किस बात पे निर्भर करता है? तो ये जो है प्राकृतिक संसाधन के ऊपर, पूंजी निर्माण के ऊपर और बाजार का आकार के ऊपर, इन तीनों के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? तो इसका जो निर्माण किया था ये था रैगनर फिंच, इसने किया था। उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है उपभोक्ता अपनी आय को अपनी इच्छा के अनुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र है, यानी बेचने के लिए स्वतंत्र है। गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? तो ये गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था और जोर दिया गया था, ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो आपका ग्रुप डी के अंदर और एलपी के अंदर, दोनों के अंदर मैंने देखा था, और इसके अलावा जो है आपका बिहार पुलिस दरोगा में भी आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? तो ये जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल बताया था? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आंसर हो जाएगा सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का उद्देश्य डैश को बनाए रखना होता है। तो किसको बनाए रखना होता है? तो मूल्य की स्थिरता को बनाए रखना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि, और क्या होता है? तो और जो है
सामाजिक परिवर्तन यानी समाज के अंदर परिवर्तन, ये दोनों चीज़ होता है विकास का अर्थ। उसके बाद है अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम किससे संबंधित होता है, ये भी रेलवे में देखने को मिला था। तो ये नियम जो है मुद्रा संचालन से संबंधित होता है, ग्रेसम का नियम। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है, यानी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का प्रकाशन कौन करता है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया आपका कौन सा, तो ये हो गया आपका वित्त मंत्रालय। ओके, उसके बाद है बैंकिंग के क्षेत्र में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या होता है। तो एसएलआर का आपसे क्या पूछा है, फुल फॉर्म पूछा है, तो ये अगेन से क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो एसएलआर को बोलते हैं स्टैचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्न कारण में से जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको फुल फॉर्म इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, में श्रम की भागीदारी क्रम है, तो वो क्या है। तो ये होती है आपका कीमतों की तुलना में मजदूरी कम, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में मुद्रा और साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो नियंत्रण किया जाता है ये होता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। इसके बाद है भारत में किसने आमदनी पर टैक्स की शुरुआत की थी। तो आमदनी के ऊपर जो टैक्स, जो इनकम, जो आप पैसे कमाते हैं उसके ऊपर टैक्स लेना जो स्टार्ट किया था, ये था जेम्स विल्सन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो गया। बहुत सारे आदमी जो हैं इसका नाम देख के अभी जो है मन ही मन उसको आशीर्वाद दे रहा होगा कि ऐसा क्यों किया। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी, तो ये कब की गई थी। तो ये की गई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं योजना में राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है नोएडा, उत्तर प्रदेश के अंदर। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, तो किसके साथ युग्मित होता है, किसके साथ रहता है। तो ये जो है स्फीति के साथ हमेशा देखने को मिलता है। उसके बाद है समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो क्या चीज़ आवश्यक होता है, तो इसके लिए जो है सारे के सारे ये संरचनात्मक सुविधा, कृषि का पुनरुद्धार और शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं का अधिक से अधिक उपलब्धि, ये सारे के सारे जो हैं आवश्यक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता होता है तो उसको क्या कहा जाता है। तो उसको जो है द्विपक्षीय एकाधिकार कहा जाता है। क्या कहते हैं, द्विपक्षीय एकाधिकार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत डैश का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है। तो किसका सबसे बड़ा है, जिसमें कि उत्पादन भी ये टॉप करता है और उपभोक्ता भी टॉप में होता है। तो ये होता है आपका जूट जो है भारत के अंदर, भारत इसके क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। निम्न में से किस गतिविधि को गोल्ड कॉलर पेशा कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पंचभागी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व डैश अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। तो किसकी एक विशेषता है, तो ये विशेषता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। भारत में प्रमुख राज्य कर निम्न में से कौन सा है, यानी जो एक ऐसा टैक्स जो कि राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, तो वो होता है स्टाम्प शुल्क और निबंधन शुल्क। उसके बाद है ऑपरेशन फ्लड 2 का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन फ्लड आपने नाम सुना होगा, तो वो तो दूध से था और जिसके अंदर वो डेयरी वगैरह खुल जाते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड 2 का जो संबंध है ये आपका दूध आपूर्ति से है, यानी दूध से ही संबंध है इसका भी। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी एक अमूर्त परिसंपत्ति है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये है आपका साख, ऑप्शन नंबर ए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया, यानी नेशनल बैंक घोषित कर दिया गया। तो इसको जो घोषित किया गया था ये किया गया था 1955 के अंदर। ठीक है, चलिए अगला है भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री डैश है। तो कौन सी सामग्री है, तो ये है कपास एवं कपास के लत्ते। ठीक है, छपाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है IFSC का फुल फॉर्म क्या होता है। IFSC का फुल फॉर्म, जो कि आप जब पासबुक अपना देखते होंगे तो पासबुक के ऊपर एक IFSC कोड होता है, तो इसका पूरा नाम होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। ठीक है, तो यह ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। तो ये जो शुरू किया गया था ये किया गया था आपका 10वां पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है, ये बिहार पुलिस में था। जब मैं पहली बार एग्ज़ाम दे रहा था बिहार पुलिस का, तो उस टाइम ये क्वेश्चन हमें मिला हुआ था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित होता है। अगला देखते हैं
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे स्थित हैं? तो ये जो स्थित हैं ये हैं आपका हैदराबाद के अंदर। विकास, निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय के तहत संलग्न कार्यालय जो दीर्घकालीन नीतियों की प्रगति की निगरानी करता है। तो ये कौन करता है भाई, ऐसा कौन सा कार्यालय है? तो ये है आपका नीति आयोग। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब होती है? तो योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसी योजना आयोग को 2014 में ख़त्म कर दिया जाता है और इसकी जगह कौन आ जाता है? तो इसकी जगह जो है नीति आयोग आ जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो इसका विरोध जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई थी? तो रोलिंग प्लान की अवधारणा जो है ये जनता पार्टी की जो सरकार थी उनके द्वारा पेश किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक आवंटन किस क्षेत्र में किया गया? तो सर्वाधिक आवंटन ऊर्जा के क्षेत्र में किया गया था। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या है? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था। तो ये इसका जो अवधि है ये है आपका 1966 से 1969। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नियोजन में मुख्य क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो इसका जो मुख्य क्षेत्र, नियोजन में मुख्य क्षेत्र का जो अर्थ है वो है आपका चयनित बुनियादी उद्योग, परिवहन, संचार, वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सारे के सारे जो आते हैं तृतीयक गतिविधियों में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्राई निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़ी एक नियामक संस्था है? तो ये जो है आपका दूर संचार से जुड़ी हुई एक संस्था है। अगला क्वेश्चन है भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? तो सेवा कर जो लागू किया गया था ये था आपका चिलैया समिति के सिफारिश पर किया गया था। टैक्स सुधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली नवीनतम समिति को क्या कहते हैं? तो ये नवीनतम समिति को केलकर समिति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो कौन सा मंत्रालय है? तो चलिए बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होना है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या? ऑप्शन सी में है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति का गठन भारत में शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए किया गया है? तो ये कौन सा? तो हाशिम समिति है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी का मुख्य विशेषता है? तो इसका जो मुख्य विशेषता है ये कहाँ देखने को मिलता है? तो प्राथमिक सेक्टर में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विकास दर में रोजगार की लोच कम है? तो ये जो है आपका मिश्रित खेती में कम है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? आधुनिक अर्थशास्त्र के जो पप्पा हैं वो कौन है? एडम स्मिथ हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक संपत्तियों की ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसके द्वारा उच्चारित किया गया था? तो ये किसके द्वारा उच्चारित किया गया था? तो ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। विश्व व्यापार संगठन यानी बात कर रहा है किसका? WTO का। तो WTO का हेड क्वार्टर पूछा है। तो WTO का जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? तो नाबार्ड की स्थापना जो है आपका 1982 में होता है और शिवरामन समिति की सिफारिश पे इसका स्थापना होता है। अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? तो अवमूल्यन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो अन्य मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा के मूल्य को क्या करना? घटा देना। तो उसको कहते हैं अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्टैगफ्लेशन क्या है? तो स्टैगफ्लेशन की अगर बात करें तो मंदी के साथ मुद्रास्फीति उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो ये होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी BSE। किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की जाती है? तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? ये थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। देश के आर्थिक वृद्धि का सूचक है। आर्थिक वृद्धि यानी देश का विकास हो रहा है, ये किस बात यानी ये कौन सी बात किसके कारण हमें ये पता चलता है? तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, भारत में वर्ष 2000 से पहले निम्न में से कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू हुआ था? तो 2000 से पहले जो स्टार्ट हुआ था वो था संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा।
भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HYVP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम। ये भी रेलवे के अंदर पूछा गया था। मनरेगा के तहत ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए अधिकतम दिनों की संख्या कितनी होगी? अधिकतम दिनों की संख्या पूछी है यहाँ पे, तो इसकी संख्या 100 होती है। ठीक है, अगला देखते हैं GST परिषद में कुल कितने सदस्य सम्मिलित होते हैं? तो GST परिषद के अंदर जो है 33 सदस्य जो हैं सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय उत्पाद के तहत विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो ये जो है द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही हो तो केंद्रीय बैंक डैश कर सकता है। तो केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है? तो केंद्रीय बैंक जो है ये रेपो रेट में वृद्धि कर सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्न में से किसका नियंत्रण वित्त बजट में नहीं है? तो ये जो है आपका साख नियंत्रण का वित्त बजट में इसका जिक्र नहीं है। इंदिरा गांधी ने कब भारतीय रुपये का डिमोनेटाइजेशन किया, यानी अवमूल्यन किया? ये कब किया हुआ था? तो इन्होंने 1966 में किया हुआ था। ठीक है, अभी तक आप देखें तो मुद्रा का जो डिमोनेटाइजेशन है ये लगभग कुल 3 बार किया जा चुका है। एक तो आपका 1966 में, एक आपका 90 से 2000 के बीच में किया गया था, एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, और एक आपका जो है 2016 के अंदर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। टोटल 3 बार किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकारों द्वारा एकत्र और उपयोग किया जाता है? तो ये कौन सा टैक्स होता है? तो ये होता है भू राजस्व टैक्स। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना जो है 1875 में होती है, जो कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ना सिर्फ कि भारत, ये पूरे एशिया का भी सबसे पुराना है। बुल और बियर शब्द ये उपयोग किए जाते हैं, कहाँ उपयोग किए जाते हैं? तो इसका उपयोग जो है शेयर बाजार के अंदर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद है केंद्रीय बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर डैश किया जाता है, यानी कितने दिन पहले इसको, केंद्रीय बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण को कितने दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है? तो आंसर की बात करें तो 1 दिन पहले इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए बाकी क्वेश्चन को भी देखते हैं। मांग का नियम का आशय है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब उस वस्तु की, यानी मांग अगर किसी वस्तु की अचानक से बढ़ जाए तो उस वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी? उस वस्तु की कीमत घटती है, बढ़ती है, क्या होगा? तो अगर मैं यहाँ पे राइट आंसर की बात करूँ तो उस वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। लेकिन इस बुक में जो आंसर दे रखा है वो आपका ये वाला दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये था आपका 4थी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो क्या ये WPI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका वित्तीय सलाहकार के कार्यालय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान सामान्यतः डैश होती है। तो ये जो होती है ढलान बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है। तो ऑप्शन भी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद है समष्टि अर्थशास्त्र में, यानी जिसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो समष्टि अर्थशास्त्र को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो यहाँ पे अगर मैं इसका डेफिनेशन की बात करूँ तो ये हो जाएगा अर्थशास्त्र की एक शाखा जिसमें समग्र रूप से, यानी पूरे व्याप्त रूप से, यानी बहुत ज़्यादा फैला हुआ, तो जिसमें समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। किसी वस्तु की वह मात्रा जो एक उपभोक्ता दिए गए वस्तुओं की कीमतों, रुचियों और अनुधिमानों को निश्चित रखने खरीदने को तैयार है और क्षमता रखता है, तो उसको कहते हैं, उस वस्तु का क्या कहते हैं? तो उस वस्तु का मांग कहते हैं उसको। तो ऑप्शन से यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या सरकार की ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है? तो कौन करता है सरकार की ऋण आवश्यकता को इंगित? तो ये आपका जो है वित्तीय घाटा होता है। इसके बाद है गैर कर राजस्व क्या होता है? तो गैर कर राजस्व जो होता है वो है आपका सरकार द्वारा करों के अलावा स्रोतों से अर्जित आवर्ती आय, औसत परिवर्तनीय लागत और औसत निश्चित लागत का योग को क्या बोला जाता है? तो इसको जो है औसत लागत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा।
लघु उद्योगों के संवर्धन के लिए निम्न में से किस समिति का गठन किया गया था? तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करवे समिति। तो ऑप्शन है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक डैश वर्ष में डैश द्वारा की जाती है। तो राज्य वित्त आयोग की जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है 5 वर्ष के लिए और राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन से यहाँ पे राइट हो जाएगा। अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहते हैं? तो उसको जो है ट्रेजरी बिल कहते हैं। ठीक है। जीएसटी कर सबसे पहले किस देश में लागू किया गया था? तो जीएसटी कर सबसे पहले जो है ये आपका फ्रांस के अंदर लागू किया गया था। कौन सा कर खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से कीमत में वृद्धि नहीं करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आयकर। अगला क्वेश्चन है स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको सिडबी कहता है। तो सिडबी का मुख्यालय पूछा है। तो सिडबी का मुख्यालय की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका लखनऊ के अंदर है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं। आर्थिक विकास की माप के लिए निम्नलिखित में से कौन सी माप बेहतर माप है? तो ये कौन सी माप है? तो ये है आपका राष्ट्रीय आय, जो कि आर्थिक विकास हो रहा है किसी देश का या नहीं हो रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है। जब राजकोषीय घाटा अधिक होता है तो कीमत क्या होता है? तो जब राजकोषीय घाटा बहुत अधिक होता है तो उस समय क्या होता है? कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन भी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? तो ये निर्धारित करने का काम जो है आरबीआई का होता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। मानव जाति के अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार किसी देश में जीवन स्तर डैश पर निर्भर करता है। तो किसके ऊपर निर्भर करता है? तो वस्तु एवं सेवा के उत्पादन करने की क्षमता पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। सेंसेक्स किससे संबंधित है? तो सेंसेक्स जो है आपका शेयर बाजार से संबंधित है। इसके बाद है भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि से निम्नलिखित डैश के विकास में गंभीर अड़चनें आई। तो किसके विकास में अड़चन आई? तो चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन इसको। तो सामाजिक और आर्थिक विकास में काफ़ी सारी समस्याएं हैं। तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मांग का नियम किस पर आधारित है? तो मांग का नियम जो है ये उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित है। एक आगत का डैश प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण जो निर्गत में परिवर्तन होता है, जब सभी अन्य आगत स्थिर रखे गए हों तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सीमांत उत्पाद। अल्पकालीन औसत लागत वक्र डैश के आकार में होते हैं। तो ये जो होते हैं यू के आकार में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वे वस्तुएं जिनके लिए मांग उपभोक्ता की आय की विपरीत दिशा में बढ़ती है क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती हैं? स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगी। यदि एक कीमत पर बाजार आपूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार में डैश कहलाती है। तो वो क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं अधिपूर्ति कहलाती हैं। CRR नकद आरक्षित अनुपात की गणना प्रत्येक बैंक के डैश के प्रतिशत के रूप में की जाती है। तो किसके रूप में की जाती है? शुद्ध मांग और समय के देयताओं के रूप में की जाती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। डैश के घाटे को विदेशों से प्राप्त निवल पूंजी प्रवाह से वित्त पोषित किया जाता है। तो इस प्रकार की खाता आधिक्य से तो डैश की जगह क्या आना है? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये आता है चालू लेखा। बिना बीमा योग्य अथवा अनिश्चितता जोखिम है तो वो क्या है? तो वो जो है आपका फैशन में परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है? तो कौन नहीं है भाई? तो ये है आपका पूंजीगत खाता। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है संदेश सेवा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो संदेश सेवा जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद है तटस्थता वक्र क्या दर्शाता है? तो तटस्थता वक्र जो है ये दर्शाता है, चलिए इसका ऑप्शन को देख लें। ये दर्शाता है दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, तो इको मार्क दिया जाता है वो दिया जाता है पर्यावरण के मैत्रीपूर्ण जो भी प्रोडक्ट होता है उसको दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। डैश विनिमय दर देसी वस्तु के रूप में विदेशी वस्तुओं की सापेक्ष की कीमत है। तो वहाँ पे क्या आएगा डैश की जगह? तो यह आएगा वास्तविक विनिमय दर। ठीक है। अर्थशास्त्र में बहुत गंभीर लंबी और कष्टदायक मंदी को क्या कहते हैं?
तो ये दोबारा से रिपीट हो गया, तो इसको अवसाद कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। केंद्रीकृत योजना अर्थव्यवस्था के अंतर्गत डैश उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। तो कौन बनाती है? तो ये है आपका सरकार, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। उसके बाद है सैनवेट का संबंध किससे है? तो सैनवेट का जो संबंध है ये है आपका उत्पाद शुल्क से संबंधित है। भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक स्थिर भाग है। तो कौन सा भाग है भाई? तो ये है आपका याचना मुद्रा बाजार। इसके बाद है बाजार नियम किससे संबंधित हैं? तो बाजार नियम जो है आपका JB से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जो पारित किया गया था 2006 के अंदर। उत्पादन के बढ़े हुए स्तर से प्राप्त लागतों में अनुपातिक बचत को आप क्या कहते हैं? तो उसको जो है पैमाने का अर्थशास्त्र कहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक सामान की एक विशेषता है? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। एक व्यक्ति के उपभोग से दूसरे व्यक्ति के उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डैश बेरोजगारी व्यापार के चक्र में आर्थिक गतिविधियों में बदलाव के साथ होती है। तो किसके साथ होती है? तो ये संरचनात्मक जो बेरोजगारी होती हैं इसकी बात हो रही है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है? तो ये होता है आपका चालू खाता में किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, अगला देखते हैं। डैश को उपभोक्ताओं संसाधन मालिक और निर्माताओं जैसे व्यक्तिगत निर्णय लेने वाली इकाइयों के व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया। तो किसको किया गया भाई? तो ये किया गया है व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जब भारतीय रुपये का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात होता है। तो भारतीय निर्यात क्या हो जाता है? तो भारतीय निर्यात उस टाइम जो है ना सस्ता हो जाता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था रोजगार और बेरोजगारी पर सर्वेक्षण करती है? तो ये जो है आपका राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ये जो है क्या करती हैं? रोजगार एवं बेरोजगारी पर सर्वे करती है, यानी सर्वेक्षण करती हैं। जब एक अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति का सामना कर रही है तो देश का केंद्रीय बैंक क्या करेगा? तो देश का जो केंद्रीय बैंक है दर बढ़ाकर पैसे की लागत बढ़ाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। एक फर्म के मूल्य वर्धित की गणना डैश के रूप में की जाती है। तो किसके रूप में की जाती है? तो फर्म के उत्पादन का मूल्य माइनस फर्म द्वारा प्रत्युक्त मध्यवर्ती मूल्यों वस्तुओं का मूल्य। अगला है भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो यानी पंचवर्षीय योजना लाने का जो उद्देश्य था वो क्या था? तो वो जो उद्देश्य था समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग डैश होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? तो वस्तु की कीमत से प्रतिलोमता संबंध होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिशु, किशोर और तरुण डैश के अंतर्गत आने वाली ऋण के प्रकार हैं। तो ये किस प्रकार हैं? तो ये हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आने वाले ऋण के प्रकार होते हैं। इसके बाद है औद्योगिक क्षेत्र पर नीतियों के प्रभाव की पहचान करने के लिए एक अच्छा संकेतक क्या है? तो एक अच्छा संकेतक है सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आत्मनिर्भरता का सूचक क्या है? तो आत्मनिर्भरता का जो सूचक है वो है आपका उन वस्तुओं के आयात से बचना जिनका उत्पादन देश में किया जा सकता है। तो ये है ऑप्शन सी। इसके बाद है आधुनिक तकनीक के उपयोग से उच्च विकास दर और आर्थिक और अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता तभी प्राप्त की जा सकती है जब आर्थिक समृद्धि का लाभ गरीबों तक पहुँचे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कर उतने ही निश्चित हैं जितनी मृत्यु, यानी टैक्स उतने ही निश्चित हैं जितने की मृत्यु, क्योंकि वे सरकारी राजस्व के प्रमुख स्रोत का गठन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से एक वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी प्राथमिक। अगला क्वेश्चन है राजकोषीय नीति के रूप में
टैक्स कटौती द्वारा विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का पालन करने की कोशिश कर रही है? तो चलिए इसका ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विस्तारवादी। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई बिहार पुलिस में, यानी जब पहली बार मैं बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे रहा था तो उसमें पूछा था एफसीआई की स्थापना कब हुई, जो कि आपका 1964 था, ठीक है, और मैं 65 मार के आया था, वो गलती किया था। तो चलिए आप सुधार कर लीजिएगा 1964। तो कह रहे कि एफसीआई के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए अनाज को हम क्या कहते हैं? तो उस अनाज को हम जो है बफर स्टॉक कहते हैं। इसके बाद है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो कथन है आपका ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है, ये गलत है। वार्षिक बजट तैयार ये नहीं करता, वो तो वित्त मंत्रालय का काम है, ठीक है। इसके बाद है विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत राष्ट्रीय आय के आधार पर किस आय वर्ग में आता है? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो हो जाएगा निम्न मध्यम समूह में, ठीक है, निम्न मध्यम आय समूह में आता है भारत। आगे देखते हैं कृषि क्षेत्र में सोपान कृषि किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो सोपान कृषि जो पाया जाता है ये पाया जाता है पहाड़ के ढलानी इलाकों में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। भारत की कौन सी निर्यात आयात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों के स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है? तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका 2015 से 2020। स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है जहाँ प्रशुल्क अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है, तो किसका हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पर? तो 1 रुपये के नोट पे जो है वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। और 1 रुपये को छोड़कर जितने भी नोट हैं, चाहे वो 5 रुपये के नोट हो, 10 रुपये के नोट हो, 20 रुपये के नोट हो, 50 रुपये के नोट हो, 100 रुपये के नोट हो, 200 के नोट हो, 500 के नोट हो, 2000 के नोट हो, उन सभी के ऊपर जो है आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है। किसका साइन होता है? आरबीआई के गवर्नर का। लेकिन सिर्फ 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय का सचिव जो होते हैं उनका साइन होता है। इसके बाद है सुरक्षा का तात्पर्य क्या है? तो सुरक्षा का तात्पर्य है खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुंच, खाद्य की सामर्थ्य। ये सारे के ऑप्शन सारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो भौतिक पूंजी कौन नहीं है भाई? तो ये आपका शिक्षा और प्रशिक्षण, ये भौतिक पूंजी नहीं है। आगे देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो ये आपका जो है खेती के क्षेत्र में यानी कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है। कहने का मतलब खेती जो है वो मात्र 2 से 3 से 4 महीने हमें खेतों में काम करने को मिलता है, बाकी समय हम बेरोजगार हो जाते हैं। यानी खेती करने का जब मौसम आता है तो हम रोजगार मिल जाता है हमें, और जैसे ही वो 4 महीना बीत जाता है तो हम बेरोजगार हो जाते हैं कृषि के क्षेत्र में। इसीलिए हमें मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है, यानी मौसम के अनुसार रोजगार मिलता है और फिर हम बेरोजगार हो जाते हैं। ओके, एक कंपनी जो 1 से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है, नियंत्रण रखती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एमएनसी कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी। और इधर अभी जो एग्ज़ाम हुआ था मध्य निषेध दरोगा वाला, जिसमें 64 सीट था, उसमें पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएनसी नहीं है, यानी कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, जिसके अंदर हमें बीएसएनएल भी ऑप्शन था, तो वो हमारा बीएसएनएल राइट आंसर था। देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक कौन सा है? तो उपयोगी मापक जो है वो है आपका प्रति व्यक्ति आय। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये है आपका शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के क्या है? गवर्नर है, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। तो भारत में बजट निर्माण का जो कार्य किया जाता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है जापान एक विकसित धनवान देश बना। तो कैसे बना? ऐसे थोड़ी ना बन गया, अपने मन से थोड़ी ना बन गया। उनके पास क्या है? तो मानव संसाधनों में निवेश द्वारा, यानी वहाँ के लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा क्या है, मेहनती हैं। जो मानव है वहाँ के मेहनती हैं, अपने मानव संसाधन का उन्होंने यूज किया। बिहार राज्य में वर्ष 2017-18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी?
तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करो तो ये थी आपका 76%, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग पूंजी शून्य हो तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भुगतान शेष में घाटा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? तो ये है आपका साधन बाजार, तो राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में 2016-17 में कृषि विपणन समितियों की संख्या कितनी थी? तो ये जो संख्या थी ये थी आपका 525, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है धनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का कारण। ये जो पूर्ति वक्र का कारण होता है वो होता है आपका वर्धमान प्रतिफल, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट को क्या कहा जाएगा? तो ये कहा जाएगा रुपए का मूल्य ह्रास, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपए का क्या हो जाएगा? तो ये अवमूल्यन हो जाएगा, यानी मूल्य क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते हैं? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, मुद्रा की मात्रा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है समग्र पूर्ति निर्भर करती है, तो चलिए बाकी ऑप्शन को भी देखते हैं। तो बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थव्यवस्था में उत्पादक की क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आप यकीन मानना, आप किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी का भी पेपर दे रहे हो, चाहे बिहार पुलिस का दे रहे हो या फिर दरोगा का दे रहे हो या फिर आप यूपीएससी दे रहे हो या रेलवे दे रहे हो, जहाँ भी पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स आपका पूरी तरह से रिवीजन हो चुका है। आप जब भी कोई एग्ज़ाम देने के लिए जाओ तो आप इस इकोनॉमिक्स को इसी तरह जितने भी मैराथन है सबको रिवाइज कर लो, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका मार्क्स जो है वो बढ़ने वाला है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो 24 सितंबर से आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन उसमें हल्के भी आएंगे, यानी बेसिक क्वेश्चन भी आएंगे, तो उस बेसिक क्वेश्चन को गलती मत करना। और आप मेरा मैराथन देख के जा रहे हैं एग्जामपुर भैया के चैनल से, तो आप यकीन मानना कि आपसे हार्ड क्वेश्चन भी बनेंगे, तो आपका सिलेक्शन जो है कंफर्म होना है। सो आप पैसेंस बनाए रखिए और गलतियां ना करिएगा। तो चलिए, और बाकी जो है अपने मेहनत के ऊपर छोड़ दीजिए और उसके बाद बाकी ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। 234 निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये जो है किसने दिया था? तो ये कार्ल मार्क्स ने दिया हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कार्ल मार्क्स ने एक किताब भी लिखा था, आप जानते होंगे, दास कैपिटल, ये भी पूछा जाता है। नकदी फसल में सम्मिलित कौन नहीं है? तो नकदी फसल में जो है गेहूं सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है ये आपका है बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सी। एकाधिकार में पूर्ति वक्र क्या होता है? तो पूर्ति वक्र जो है ये होता है आपका ऋणात्मक ढाल का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर टैक्स में रुपए की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या होगी? तो राष्ट्रीय आय जो है 1 रुपये बढ़ेगी, यानी 1 रुपये से बढ़ेगी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होगा? तो सीमांत उत्पाद भी बढ़ता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण रोजगार प्राप्ति के लिए प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह क्या है? तो वो जो उपाय हैं वो क्या है? तो वो है आपका सरकारी व्यय में वृद्धि करके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है, उत्पादन फलन को डैश से व्यक्त किया जा सकता है, जहां एल श्रम है, सी पूंजी है एवं क्यू अधिकतम उत्पादन है। तो कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे इसको हम दिखा सकते हैं? तो इसको दिखाने के लिए जो है आपका क्यू बराबर एफ लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, क्यू बराबर एफ। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय जिसको पीडीआई कहते हैं को डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो चलिए इसके बाकी ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पीडीआई माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस
गैर कर भुगतान, फसल उत्पादन में इनमें से किस पर बहुत अधिक लागत शामिल नहीं होती है? तो यहाँ पे 243 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी पशु आहार पर लागत। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। इनमें से किस संस्थान ने 1992 में पायलट आधार पर भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधि शुरू की थी? तो ये किसने किया हुआ था? तो ये किया हुआ था नाबार्ड ने। ठीक है, तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में शिवरामन समिति के सिफारिश पर किया गया था। सिडबी के बारे में बताया था, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सकल प्राथमिक घाटा डैश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका फार्मूला पूछा है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है सकल राजकोषीय घाटा माइनस शुद्ध ब्याज देयता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना का भाग नहीं, यानी कौन सा जो है ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना नहीं है, ये पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा साहूकार, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन खाते का संबंध किससे होता है? तो ये जो संबंध होता है बाह्य क्षेत्र से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उत्पादक कौन होते हैं? तो द्वितीयक उत्पादक जो होते हैं वो कौन होते हैं भाई? तो वो होते हैं शाकाहारी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है? तो राष्ट्रीय आय की विशेषता जो है ये ऑप्शन नंबर डी नहीं है, यह केवल मध्यवर्ती वस्तुओं में शामिल होती है, ये गलत है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के पूंजीगत व्यय का घटक नहीं है? तो आंसर की बात करूँ तो आंसर हो जाएगा ब्याज भुगतान। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। इस प्रकार से टोटल 250 क्वेश्चन हम लोगों ने मैराथन कंप्लीट कर लिया इकोनॉमिक्स का। और अब जो हम लोग देखेंगे शायद नेक्स्ट केमिस्ट्री देखेंगे, और ज्योग्राफी जो देखेंगे वो बहुत बड़ा चैप्टर होता है ज्योग्राफी, आपको पता है। तो ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, सो पैसेंस बना के रखिएगा क्योंकि ज्योग्राफी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद मैथ भी देखेंगे हम लोग, नो इशू। आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, लाइक बटन आपके लिए है, शेयर बटन आपके लिए है, सब कुछ आपके लिए है। मैं आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ, तो आप भी मेरा सपोर्ट करो, शेयर करो इस वीडियो को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सपोर्ट करो। आपको अगर मेरे से बात करना हो तो आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। और अगर टेलीग्राम पे जाना चाहते हैं, टेलीग्राम पे हमसे बात करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? तो वहाँ पे जाइए और वहाँ पे लिखिए @C बड़ा CHANDAN, उसके बाद K बड़ा KUMAR कुमार, और उसके बाद J बड़ा JH झा। ये लिख के आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, ठीक है। और अगर आप इंस्टाग्राम पे जाके हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आपको लिखना है @CHANDAN, उसके बाद _ यानी नीचे वाला डैश, उसके बाद देखिए 15 Feb। यहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, फॉलो भी कर लीजिएगा अगर पसंद आए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले मैराथन में, और आपकी भविष्य उज्जवल हो, मैं ऐसा ईश्वर से कामना करता हूँ। तो जल्द ही आपके बदन पे सितारे होंगे, आपके बदन पे वर्दी होगा, आपके सपने साकार होंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली मैराथन में, तब तक के लिए लव यू ऑल और ढेर सारा प्यार एग्जामपुर भैया की तरफ से।